एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज के वीडियो लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो टर्म्स डिस्कस करी थी जिनका नाम था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का रियल फार्मूला होता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो, उसे हम क्या बोल देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोल देते हैं। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड आज हम एक और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको जो भी एक कंपाउंड का सैंपल मान लीजिए, सबसे पहले उसके अंदर तीन तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं। उसका जब सैंपल का क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो हमारे पास यहाँ पर तीन अलग अलग एलिमेंट्स निकल करके आए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनका परसेंटेज भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये 3% इन एलिमेंट्स के लिए गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में जो परसेंटेज है इसके अकॉर्डिंग जो कंपाउंड था उसका एक्चुअल फार्मूला क्या होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप देखिएगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम अप्रोच बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनके परसेंटेज जो गिवन है उनको हम यहाँ लिखेंगे 52.2, 13 और एक और हमें दे रखा है 34.8। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के न्यूमेरिकल में किया था कि परसेंटेज को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि परसेंटेज का टोटल सम 100 होता है। उसी तरीके से जो सैंपल है वो मैंने मान लिया कि टोटल 100 ग्राम है, तो अगर सैंपल 100 ग्राम होगा तो उसके अंदर कार्बन इतना ग्राम, हाइड्रोजन इतना ग्राम और ऑक्सीजन इतना ग्राम प्रेजेंट होगा। एटॉमिक वेट जैसा कि हमें पता है, कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। When we'll divide these like this mass with this atomic weight, then we are going to find out moles. तो देखते हैं मोल्स कैसे निकलेंगे। 52.2 डिवाइडेड बाय 12, नेक्स्ट केस में 13 डिवाइडेड बाय 1 और नेक्स्ट केस में आएगा 34.8 डिवाइडेड बाय 16। जब इन वैल्यूज को हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू आती है 4.4, ये वैल्यू आएगी 13 और ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पर 2.2। क्योंकि ये वैल्यूज यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हमें इन वैल्यूज को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देन यू विल फाइंड कि 2.2 सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम इन तीनों वैल्यूज को सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। लाइक हियर व्हाट आई कैन राइट 4.4 डिवाइडेड बाय 2.2, यहाँ लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 2.2 और यहाँ हम लिख सकते हैं 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2। जब इन तीनों वैल्यूज को यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा 2, ये वैल्यू बनेगी 6 और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1। तो यहाँ एक चीज यहाँ से हमने निकाल ली कि जो पूरी कैलकुलेशन थी उसके बेसिस पे एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू C2H6O। अब एक बहुत सिंपल सा रिलेशन जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कभी भी किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, कैसे मैंने ये चीज लिखी उसको भी समझते हैं। मान लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, दैट इज ग्लूकोज। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो होगा यहाँ पे CH2O। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एम्पिरिकल फार्मूला को मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट दीज टू बिकम इक्वल, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि हम यहाँ पर इस एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही तरफ C6H12O6 बन जाएगा।
मतलब कि इस स्पेसिफिक केस के लिए यहाँ पर n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6 के इक्वल होगी। ये तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता था तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मैं एक और केस की बात करूं जहां पर मेरे पास में मॉलिक्यूलर मास है और एम्पिरिकल मास है, तो भी हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल मास। क्वेश्चन में यहाँ आपको गिवन था कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो 92 के इक्वल है, इज इक्वल्स टू n इंटू, ये जो फॉर्मूला होगा इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बहुत इजीली यहाँ पर भी एम्पिरिकल मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक कार्बन का होगा 24 प्लस हाइड्रोजन का होगा 6 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, सो दिस वैल्यू विल बिकम 46। मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ n इंटू 46, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2। अगर मेरे पास में n की वैल्यू निकल गई तो क्या मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकती हूँ, मेरा आंसर विल बी यस, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मेरे पास में n की वैल्यू भी है और एम्पिरिकल फॉर्मूला की वैल्यू भी है। व्हेन आई पुट इट, सो इट इज 2 इंटू, ये वैल्यू है C2H6O, so the final formula will become C4H12O2. This will be the final formula and you can say the molecular formula for this question. You can solve more numerical based on this concept and ask your doubts in the comment box. Now students, let's start our today's topic and the topic is stoichiometry. हमारी को जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दी जाती है तो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जब भी आपके पास में कोई रिएक्शन गिवन होगी और उस रिएक्शन के अंदर आपको ऐसा पूछा जाए कि इतना रिएक्टेंट गिवन है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अगर हम बात करें कि इतना प्रोडक्ट बनाना है तो कितने रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरीके के क्वेश्चन से डील करने के लिए सबसे पहले हमें स्टोइकियोमेट्री के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टोइकियोमेट्री हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास में कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में होती है। अगर रिएक्शन बैलेंस होगी तो हम इजीली उस पर स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम एक बहुत सिंपल से रिएक्शन लेते हैं, लाइक N2 प्लस H2 गिव्स NH3। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए तो यहाँ पर आता है N2 प्लस थ्राइस H2 एंड इट गिव्स ट्वाइस NH3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होंगे, देन योर आंसर विल बी N2 का कोफिशिएंट 1 है, H2 का कोफिशिएंट 3 है और NH3 का कोफिशिएंट 2 के इक्वल है। मतलब कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आना बहुत जरूरी है, राइट? और बैलेंसिंग जनरली आप क्लास 10th से पढ़कर आते हैं, बट इन केस अगर आपको बैलेंसिंग अच्छे से नहीं आती है एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, तो हम एक बार ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेकर उसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। लाइक H2 plus O2 gives H2O। अगर इस रिएक्शन में आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है तो आप सिंपली बता सकते हैं 2 एटम। ऑक्सीजन के भी कितने एटम हैं, 2 एटम। और यहाँ पे मैं देखूं तो हाइड्रोजन के होते हैं 2 एटम और ऑक्सीजन का कितना एटम होगा, 1 एटम हो जाएगा, राइट? मतलब कि ये जो इक्वेशन है उसमें इस रेशियो में एटम्स प्रेजेंट है, बट देखा जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है,
यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंसिंग करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो सबसे पहले मेथड की हम यहाँ पर बात करते हैं जिसका नाम होगा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमारे पास में कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते। हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट से बैलेंसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग करने से पहले हम यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टेबल बना लेते हैं। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो जो भी एलिमेंट्स थे उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया। रिएक्टेंट अगर यहाँ हम देखें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में 2 है, ऑक्सीजन 2 एंड इधर भी ऑक्सीजन कितना है 1। अब इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस कर देना चाहिए इंटू 2 करके। जब इंटू 2 करेंगे मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, जब इस पूरे कंपाउंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। बट जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 4। जब यहाँ हाइड्रोजन 4 हुआ तो इस हाइड्रोजन को भी 4 बनाने के लिए इंटू क्या करना पड़ेगा 2, सो इट विल ऑल्सो बिकम 4। तो यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। ये हमने एक मेथड के थ्रू इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2 molecules of hydrogen are reacting with 1 molecule of O2 to give 2 molecules of H2O। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको जैसे ये जो पूरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जैसे कि 8H2 plus 4O2 gives 8H2O, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये जो भी इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं वो हमेशा प्रपोर्शन में ही बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो भी हम इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं बैलेंस बोल सकते हैं। बट जब भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम ये चीज जनरली फॉलो करते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स का कोफिशिएंट होगा वो होल नंबर होगा, एज वेल एज ये जो होगा सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको अभी जो मेथड पढ़ा उससे बैलेंसिंग करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम एक और मेथड की बात कर सकते हैं एंड दैट मेथड इज नोन एज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। कैसे हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मानते हैं कि यही इक्वेशन है H2 plus O2 gives H2O। सबसे पहले आपको यहाँ कोफिशिएंट्स अज्यूम करने होंगे, तो आपने कोफिशिएंट्स अज्यूम कर लिए A, B और C। अब देखिए अगर तो कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम और एक और कौन सा एटम है ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 into A, 2 into A is equals to 2A और यहाँ पर 2 into C कितना आ जाएगा 2C के इक्वल आ जाएगा। ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम कितना है यहाँ पर 2B इज इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर C। तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके A इज इक्वल्स टू C लिख सकती हूँ और ये वाली इक्वेशन और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि 3 वेरिएबल्स हैं A, B और C, जबकि इक्वेशंस कितनी है यहाँ पर 2, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 ही इक्वेशंस हैं। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि हमारे पास में नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हम वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर भी A, B और C की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल्स और इक्वेशन का इक्वल होना जरूरी है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विल अज्यूम कि A की वैल्यू किसके इक्वल है, द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। अगर A 1 आएगा तो C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 और जब C की वैल्यू 1 आएगी तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2।
So I can write here, it will become H2 plus half O2 gives H2O. अब ये भी जो बैलेंस फॉर्म है ये भी इसकी करेक्ट फॉर्म है कि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है तो हमने इस O2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर इस हाफ को भी मुझे होल नंबर में चेंज करना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से। तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2H2 plus O2 gives 2H2O. So it was an example to balance any chemical reaction. Now we are going to take one more example by which we will do the balancing. जैसे कि एक और इक्वेशन हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, N2 plus H2 gives NH3। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। उस मेथड से अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 नाइट्रोजन और यहाँ 1 नाइट्रोजन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। बट जब हम ऐसा करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। तो इस वजह से इधर हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन दोनों साइड 2 है, हाइड्रोजन दोनों साइड किसके इक्वल होंगे, 6 के इक्वल होंगे, राइट। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं एल्जेब्रिक मेथड से बैलेंस करूं तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, AN2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AN2 प्लस BH2 gives CNH3। तो देखेंगे हम कौन कौन से एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा है, 2A is equals to C, क्योंकि यहाँ पर 2 into A रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 into C। यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2B, और यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3C। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि हमें अज्यूम करना होता है कि A की वैल्यू 1 के इक्वल आती है, सो आई एम गोइंग टू पुट A is equals to 1। इफ आई पुट A 1 देन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और जब C की वैल्यू को 2 के इक्वल रखेंगे तो B कितना आ जाएगा, 3 to the 6 upon 2, that is again equals to 3। So the final form will become A is 1, we are not going to mention that, B is equals to 3 and C is equals to 2। So this is going to become the balanced reaction, right? Now I am going to give you 2 of the question which you are going to balance by yourself and check whether you have learned these methods or not. So the first example is CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O, and another one is C4H8 plus O2 gives CO2 plus H2O. Among the 2 methods of balancing a chemical reaction, like one was hit and trial and the another one was algebraic method. Generally, hit and trial method is easier because it takes less time, so you can easily balance a chemical reaction by that. So the questions which I have given, try to balance them with the help of hit and trial method. Now let's try to understand like how stoichiometry is applied to a chemical reaction. Like I am taking a reaction here and that is N2 plus thrice H2 gives twice NH3. So I am going to tell you how we can connect, like how we can relate different quantities of this chemical reaction. First of all, like if I say 1 molecule of N2, it reacts with 3 molecules of H2 and it gives 2 molecules of NH3. This is the first relation between the molecules of this chemical reaction. Next I can write, if 1 mole of N2 is used, it is going to react with 3 mole of H2 to give 2 mole of NH3, right? Now the next is, if I say in terms of mass, so the mass of N2 will be 28 gram. 6 hydrogens are there, so mass is going to be 6 gram. Here, the mass of NH3 is 17, but
2 molecules of NH3 are there, so mass is going to be 34 gram. Or I can say when 28 gram of N2 will react with 6 gram of H2, then 34 gram of NH3 will be formed. One more relation can be derived, and that is when 1 volume of H2 will react with 3 volume of N2, then it will give 2 volume of NH3. These are some of the relation which we can derive on the basis of stoichiometry of a chemical reaction. Like here 1, 3 and 2, ये यहाँ पर इस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री थी, राइट? तो उसी को रिलेट करके हमने यहाँ पर ये सारे रिलेशंस को डिफाइन कर दिया है. जितने भी क्वेश्चन हम स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड करेंगे, हम जनरली सारे क्वेश्चन से मोल की फॉर्म में ही डील करने वाले हैं, बिकॉज मोल्स में कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली इजी हो जाती है. तो जो भी क्वेश्चंस होंगे हम ट्राई करेंगे कि इन सारी फॉर्म्स को भी हम मोल में ले जा करके फिर मोल की फॉर्म से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें. ये तो हमने एक स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर ली. अगर मैं यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लूं, लाइक AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ये एक जनरल रिएक्शन है. अब इस जनरल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या है? A, B, C and D. और यहाँ पर अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो AB रिएक्टेंट है और COD यहाँ पर प्रोडक्ट है. इस रिएक्शन में देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं, A मोल जब इसका A मोल रिएक्ट करेगा और इसका B मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मोल बनेगा? C मोल. और इसका कितना मोल बनेगा? यहाँ पर D मोल बनेगा. सबसे पहली बात. सेकेंड, हम यहाँ पर बोले कि अगर मैं यूनिटरी मेथड से चलूं कि इसका 1 मोल जब प्रेजेंट होगा तो B का कितना मोल काम आएगा? B बाय A मोल काम आएगा. और उसी के साथ साथ में C का कितना मोल यूज आएगा? C बाय A मोल. और D के लिए कितना काम आएगा? D बाय A मोल काम आएगा. ये मैंने यूनिटरी मेथड मतलब जब इसका 1 मोल होगा उसके लिए इन सारी क्वांटिटीज को मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी. अब अगर मुझे इसी इक्वेशन में x मोल दे दिया जाए तो मैं क्या लिख सकती हूँ? कैपिटल B के लिए B बाय A इंटू एक्स मोल. कैपिटल C के लिए मैं लिख सकती हूँ C बाय A इंटू एक्स मोल. कैपिटल D के लिए मैं लिख सकती हूँ D बाय A इंटू एक्स मोल. ये यहाँ पर स्पेसिफिकली इस अमाउंट के लिए इनका इतना इतना अमाउंट यूज में आएगा. तो इस तरीके से हम स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के लिए दूसरे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. Now we are going to understand the application of stoichiometry for a chemical reaction. Here in the first question it is given for the complete combustion of propane. So first of all we need to write the chemical reaction. So the chemical reaction will become C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O. And we need to balance this chemical reaction also. So here I can write 3 since 3 carbon atoms are there. Here I can write 4 since 8 hydrogen atoms are there. And at the same time if I count the oxygens, then 3 to the 6 plus 4, 10. So here I can simply write 5. So what is written in the question? For complete combustion of 5 mole propane, find volume of O2. You need to find out the volume of O2 for the 5 moles of propane. If I understand this equation, then I can write 5 mole of C3H8 gives 5 mole of O2. So if I will take 5 moles of C3H8, then how many moles of O2 will be produced? You can simply write 5 into 5 and that is equals to 25 mole of O2 will be produced in this chemical reaction. If I find out this 25 moles, then can I find out the volume? Try to remember the relation between mole and volume. That relation is
moles is equal to given volume at STP upon 22.4, and we need to find out the volume at STP only. Therefore what I can write, mole that is equals to 25 into 22.4 liter, and when you will multiply it you will get its final answer. Now the next question which is written here, in this question it is saying that particularly for this reaction N2 plus H2 gives NH3, and this reaction is given in balanced form itself. So here it is saying if 10 gram of H2 react with N2, then what will be the volume of NH3? So first of all, if I try to find out, I can write one thing, 1 mole of N2, 3 mole of H2 reacts to give 2 mole of NH3. But in question 10 gram is given. So students just tell me 10 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, H2 है इसलिए, तो यहाँ पर कितने मोल्स आ गए, 5 मोल्स। मतलब क्वेश्चन में हमारे को हाइड्रोजन के 5 मोल गिवन है। अब हमें जो भी इसके मोल गिवन है उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे इसको किससे रिलेट करना है, NH3 से रिलेट करना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूनिटरी मेथड से सीखेंगे, उसके बाद में हम ट्रिक पे आते हैं। अगर मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करूं तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। इसका मतलब जब यहाँ पर इसका 1 मोल रहा होगा तो ये कितना रहेगा, 2/3 मोल रहेगा। सिंपली आपने इसको डिवाइड कर दिया। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमें 5 मोल बोला है, तो वो कितना होगा, 2/3 इंटू 5, मतलब कि 10/3 मोल ऑफ NH3 के इक्वल होगा। एक और मेथड जिससे आप ये वाला रिलेशन निकाल सकते थे, आप NH3 के लिए बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप NH3 का कोफिशिएंट लिखोगे। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट लिखा, अपॉन में जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट लिखा, इनटू कितनी क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं, तब 5 मोल से कंपेयर कर रहे हैं तो आपने कितना लिख दिया, इनटू 5। तो इसको लिखने के बाद में आया कि जब आप इसका 5 मोल लेंगे तो NH3 कितना बन जाएगा, 10/3 मोल के इक्वल बनेगा। जब ये 10/3 बनेगा तो क्या हम NH3 का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगेन एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, यही वाला रिलेशन काम में लेना है हमें, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू 22.4। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल्स इंटू 22.4, तो मोल की वैल्यू आ गई 10/3 इंटू कितना आ जाएगा, 22.4। When you will solve this value, so it is going to become 78, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, लीटर्स के इक्वल होगी, क्योंकि 22.4 लीटर ही लेकर के हम चलते हैं। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही क्वेश्चन में एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन था। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको केवल ये दे रखा था 5 मोल प्रोपेन, यहाँ पर आपको दे रखा था केवल 10 ग्राम ऑफ H2। तो इसीलिए इसे हम केस 1 में रखते हैं जो कि सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड है। कुछ ऐसी रिएक्शन जहां पर केवल एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हमारा केस 1 डिस्कस हो चुका है अभी कंप्लीटली। और जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम केस 2 के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर हमें एक ही रिएक्शन के लिए मोर देन 1 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा। वो रिलेशन मास मास का हो सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम का हो सकता है, मास वॉल्यूम का हो सकता है। तो उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एज वेल एज उसी टॉपिक में लिमिटिंग रिएजेंट भी आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ओवर होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप जो भी आपका न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं उसमें भी अगर कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।